हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज T20 टेस्ट सीरीज का जो आपका टेस्ट हुआ केमिस्ट्री का, उसमें आपके टेस्ट के टॉपिक्स से इक्विलिब्रियम यानी केमिकल इक्विलिब्रियम और आयन इक्विलिब्रियम दोनों, और साथ में फिजिकल केमिस्ट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सा चैप्टर था, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। उम्मीद है बच्चों आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जो 20 क्वेश्चंस आए थे वो बड़े ही प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस उसमें बहुत अच्छे हैं जिनसे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों, उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कशन लेकर एक बार फिर से मैं आपका अपना अंकित सर आपके समक्ष हाजिर हूं। तो बिना समय गवाए चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक, इफ बेटा इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का के बारे में, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हमें निकालना है। दिया गया है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलरेडी 64 है। ठीक, अब आप एक बार अगर ध्यान से देखें तो आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि पहले तो यहां कोएफिशिएंट 1 1 2 है और यहां 1। पहले बात तो समझिए, HI यहां राइट साइड है और हमसे रिक्वायर्ड में राइट HI लेफ्ट में है, तो इसका मतलब रिवर्स किया गया है। तो बताओ, रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओरिजिनल वाले का 1 हो जाता है। तो अगर रिवर्स किया गया इसको, तो यानी ऐसे किया गया 2HI गिव्स, बताओ क्या, H2 प्लस I2। तो रिवर्स करने पर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/64 हो जाएगा। ठीक, लेकिन इतना ही नहीं, यहां देखो HI का कोएफिशिएंट 1 है, यहां हाफ है, हाफ है। ऐसा नहीं लग रहा है यहां हाफ से मल्टीप्लाई करा गया होगा। बेटा जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर चला जाता है पावर में। तो बेटा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1/64 की पावर हाफ, है ना। 1 की पावर हाफ 1 हुआ, और 64 की पावर हाफ मतलब 64 का स्क्वायर रूट। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया बेटा 1/8। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एक रिएक्शन दी है और पूछा गया है कि Kp इक्वल्स टू Kc कब हो सकता है। पहले मैं आपको जानकारी बता दूं बेटा, देखो Kp और Kc के बीच का रिलेशन अगर आपको याद हो, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर, बताओ बच्चा क्या होता है, डेल्टा Ng। ये रिलेशन होता है क्या? Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng होता है। अब अगर बात करी जाए तो Kp और Kc बराबर होना है, तो एक तरीका है डेल्टा Ng 0 हो। तो बेटा Kp इज इक्वल्स टू Kc ऑलवेज, हमेशा। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng का मान 0 है, मतलब लेफ्ट साइड जितने गैस हैं राइट साइड भी उतने गैस हैं, तो ऐसी रिएक्शन के लिए Kp और Kc का मान हर टेम्परेचर पर बराबर हो। बच्चों एक तरीका और है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng 0 के इक्वल नहीं है, ठीक, जैसे इधर देखिए, यहां लेफ्ट साइड 1 मोल है, राइट साइड 2 मोल है, तो राइट साइड वाले गैस के मोल 2, लेफ्ट साइड वाला मोल 1, डेल्टा Ng 1 है। इसके लिए भी Kp और Kc बराबर हो सकता है, पर इसके लिए हर टेम्परेचर पर नहीं होता है, और इसके लिए टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/r। टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/r। आइए सॉल्व करिए। टी की जगह रखिए 1/r, तो r इंटू 1/r, 1 की पावर एनीथिंग, 1 की पॉजिटिव पावर करो, नेगेटिव पावर करो, 0 पावर करो, 1 ही आएगा। तो Kp बराबर क्या, Kc आ गया बेटा। ठीक, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1/r, लेकिन r की वैल्यू रख दो। r की वैल्यू आप जानते हो 0.0821 वाली r की वैल्यू रख दो। जब r की वैल्यू 0.0821 वाली रखोगे और सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पर t बराबर आएगा 12 पॉइंट समथिंग केल्विन। ठीक है, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी बेटा 12.18 केल्विन होना चाहिए। ठीक, सो लेट्स मूव आगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो Kp और Kc दो तरह से बराबर हो सकता है, एक तो डेल्टा Ng 0 हो रिएक्शन का, दूसरा तरीका है अगर डेल्टा Ng 0 ना हो तो भी Kp और Kc बराबर हो सकता है, और बराबर होने के लिए t की वैल्यू 1/r के बराबर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आओ देखो, in which of the following reaction equilibrium is shifted to right by increasing the temperature। बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा कंसेप्ट इसका याद दिला दूं। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना,
टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा सा याद कर लीजिए। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, और टेम्परेचर कम करने पे बेटा कहां जाती है बताओ, बैकवर्ड जाती है। कहां जाती है, बैकवर्ड। ठीक है, इसका उल्टा भी आप याद कर सकते हो, एक्सो के लिए इसका उल्टा होता है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाती है, बैकवर्ड जाती है, और टेम्परेचर कम करने पे किधर जाती है, बोलो बोलो, फॉरवर्ड जाती है। ठीक, ये याद कर लो। ठीक, तो अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है, अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड, राइट मतलब फॉरवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाना मतलब कौन, ऐसा तो एंडोथर्मिक में होता है, ये एक्सोथर्मिक है, आंसर हो नहीं सकता। प्लस हीट निकल रही प्रोडक्ट साइड, एक्सोथर्मिक है, आंसर हो नहीं सकता, है ना। और ये देखो, ठीक है भैया, माइनस हीट को राइट में ले जाओ तो प्लस हीट प्रोडक्ट की तरफ हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक, ये आंसर हो नहीं सकता। इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब ये रिएक्शन एक प्रकार की एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये ऐसा हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज उत्तर संख्या डी। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव आगे, बढ़िया सवाल। ठीक, आइए देखते हैं जरा। कह रहा है एक टेम्परेचर पर 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा ये रिएक्शन दी है, CO प्लस Cl2, ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं COCl2। बहुत बढ़िया। अब देखिए डाटा क्या दिया हुआ है, 2 मोल, शुरुआत में 2 मोल इसके थे, 3 मोल इसके थे, और ये मोल थे 0। तो ये इक्वेशन लिख ली T बराबर 0 की। बच्चा इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख लीजिए, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्वेशन 2 - x 3 - x बताओ, और x। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब जरा एक बात को ध्यान से देखिए, जरा बात को ध्यान से देखिए, वो बात क्या है। ठीक बेटा, क्वेश्चन में कहा गया 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। हमारे हिसाब से CO के मोल है 2 - x, क्वेश्चन के हिसाब से 1 है, तो 2 - x बराबर 1, 1 को उधर फेंक दो, यानी x की वैल्यू आ गई 1। तो भैया x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो सबके मोल पता चल गए, इसके 1 मोल होगा, इसका 2 मोल होगा, और इसका भी 1 मोल होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब निकालने के लिए क्या कहा गया है भैया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए Kc निकाल दीजिए भैया। Kc कैसे निकालेंगे, बोलो बोलो कैसे निकालेंगे। प्रोडक्ट साइड के टर्म COCl2 की पावर कितना, 1 अपॉन CO की पावर बोलो कितना, 1 इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितना, 1। COCl2 की कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल 1 है, वॉल्यूम वेसल का दिया हुआ होगा कहीं, देखो दिया है 5 लीटर, मोल अपॉन वॉल्यूम करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन आता है 1/5 टू द पावर 1। CO ये कितना हुआ, 1/5 की पावर बताओ कितना, 1, और बताओ ठीक, Cl2 के लिए 2/5 की पावर बताओ कितना, 1। तो ये हो गया 25/10। यहां से सॉल्व करने पर Kc की वैल्यू आ रही 25/10, बोले तो 25/10 बोले तो 2.5 इज द आंसर, बोलो 2.5 इज द आंसर, है ना। तो D फॉर दिल्ली नहीं, D फॉर दिल्ली नहीं, B फॉर बनारस, B फॉर बनारस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, A फॉर आगरा, B फॉर बनारस, C फॉर चेन्नई, और D फॉर दिल्ली। ठीक, चलो तो B फॉर बनारस इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज स्टेबल, मोस्ट स्टेबल एट टेम्परेचर दिया। बेटा देखो ऑक्साइड लेफ्ट साइड दी है, यानी इस सभी ऑप्शंस में देखो जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की बात कर रहा है, चाहे वो N2O5 हो, चाहे वो N2O हो, चाहे वो NO हो, NO2 हो, लेफ्ट साइड दी है। यानी किस रिएक्शन में रिएक्टेंट सबसे ज्यादा स्टेबल है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको लॉजिक सिखा दूं, कभी भी अगर आपको K की वैल्यू दी हो और प्रोडक्ट साइड जो चीज मौजूद है उसकी स्टेबिलिटी बतानी हो, तो बेटा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी वहां पर ज्यादा होगी जहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। लेकिन यदि आपको रिएक्टेंट साइड वाले मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी देखनी हो बच्चा, तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट है ना, वहां पर ज्यादा होगी जहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। ये बात याद कर लीजिए। बोलो बोलो क्या याद करोगे,
स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kc, है ना, और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kc। दिमाग में बिठा लो। आओ, तो कहां पर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है बेटा? रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी वहां पर ज्यादा होगी जहां पर K की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। अब आप देखो 10 की पावर 34, 32, 35, 10 की पावर 15, सबसे छोटी वैल्यू K की बेटा ऑप्शन डी में दी हुई है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन संख्या डी, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तसल्ली से इसको समझिए एकदम, है ना, अपना दिमाग कंसंट्रेट करके, है ना, स्मार्ट बोर्ड की ओर अच्छे से समझिए ताकि आप पूरी प्रॉपरली समझ पाएं। और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत अटकते हैं। ठीक, आइए तो भैया ये लिखा है xy2, ये डिसोसिएट होकर बताओ क्या बना रहा, xy प्लस y। क्वेश्चन की भावनाएं समझिए। इनिशियल प्रेशर ऑफ xy2 इज 600। अब मतलब शुरुआत में तो ये गैसेस होंगी ही नहीं, तो जो सारा का सारा प्रेशर है क्या वो इसकी वजह से होगा 600 mm ऑफ Hg। मतलब ये T बराबर 0 की कहानी है। अब प्रेशर के टर्म में आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। जब प्रेशर की बातें चले तो इक्वेशन वैसे ही लिखिए, बस दिमाग में बैठाइए, जहां x लिखते थे वहां p लिखना है। तो बताओ यहां क्या लिख दें, 600 माइनस p, यहां पे लिख दो p और यहां पे लिख दो p। अब क्वेश्चन में एक हिंट दी है कि टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 800 mm। मतलब xy2 का प्रेशर, xy का प्रेशर और y का प्रेशर मिलाकर बोलो कितना हुआ, 800। बोलो बोलो कितना हुआ, 800। तो तीनों को जोड़ दें, 600 माइनस p प्लस p और प्लस p, एक बार और बताओ ये कितना हुआ, 800। माइनस p प्लस p कैंसिल, बोलो 600 प्लस p बराबर, बोलो बच्चा कितना हुआ, 800। बोलो p बराबर कितना हुआ, बोलो बोलो p बराबर कितना हुआ, 200, है ना। तो p की वैल्यू निकाल आई। ठीक, p की वैल्यू जरा यहां सब्स्टिट्यूट करो तो 600 माइनस 200 यानी xy2 का प्रेशर आ गया 400 और xy का प्रेशर 200 और y का प्रेशर भी 200। अब kp निकालना तो तुम बच्चे जानते ही हो, kp कैसे निकाले जाते हैं बेटा, प्रोडक्ट के साइड वाले पार्शियल प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ xy की पावर 1 इंटू बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ बोलो y की पावर कितना बेटा 1 अपॉन बताओ कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ xy2 की पावर बताओ कितना 1। बहुत बढ़िया। ठीक, तो आइए जरा वैल्यू रखिए। तो ये हो गया ऊपर 200 इंटू 200 अपॉन xy2 का प्रेशर, xy2 का प्रेशर कितना बेटा बोलो 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये 400 बटे 400 नहीं, ठीक, ये हो गया, ये 400 नहीं, ये हो गया 4000 बटे 4। तो वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ नहीं 400 बटे 4, 400 बटे 4 वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। क्या केपी की वैल्यू बताओ 100 के बराबर आ रही है, 100 के बराबर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, उम्मीद है आप सब ने देख लिया होगा, बहुत आसान सवाल था। केपी की वैल्यू 100 यानी एक बार फिर से बी फॉर बनारस इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बनारस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, लेट्स मूव आगे। एक वीक एसिड है HX जिसका K दिया हुआ है, इट फॉर्म सॉल्ट विथ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ। तो तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद इतना समझ में आ जाना चाहिए ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बना सॉल्ट है। क्या बना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बना सॉल्ट है। तो भैया अब बताओ क्या है, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब परसेंटेज ऑफ H निकालो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस। कुछ नहीं करना, आपको स्मॉल h की वैल्यू निकालनी है और उसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस। बेटा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के लिए फॉर्मूला होता है KH अपॉन, KH अपॉन नहीं KW अपॉन Ka इंटू C। बेटा ये फॉर्मूला होता है KW, स्क्वायर रूट ऑफ KW अपॉन
K इंटू सी। बेटा ये फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। Ka की वैल्यू मेरे सारे बच्चे जानते हैं, Ka की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -14। Ka कितना होता है दिया है 10 की पावर -5। C कितना है बोलो ना, C 0.1 है तो 10 की पावर -1। ये हो गया 10 की पावर -6, ऊपर गया तो हो गया 10 की पावर +6, यानी ब्रैकेट के अंदर आ गया 10 की पावर -8। तो सॉल्व करो तो बताओ h की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर -4। लेकिन हमसे पूछा परसेंटेज में बताओ कितना हाइड्रोलिसिस हुई। तो परसेंटेज में निकालने के लिए बेटा जो h की वैल्यू आई है उसमें 100 यानी 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर आ गया परसेंट हाइड्रोलिसिस 10 की पावर -2, जिसको 0.01 भी लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बी फॉर बॉम्बे या बी फॉर बनारस इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भैया। बच्चों बफर कैपेसिटी क्या होती है? 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितने मोल एसिड या बेस बाहर से मिलाया जाए ताकि पीएच चेंज 1 यूनिट। फिर से 1 लीटर किसी बफर सॉल्यूशन में कितने मोल एसिड या बेस के बाहर से मिलाए जाएं ताकि पीएच में चेंज 1 का आए, है ना। उन मोलों की संख्या को ही बेटा क्या कहते हैं, बफर कैपेसिटी। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये तो डेफिनेशन हुई, लेकिन जब तुम्हें क्वेश्चन वगैरह निकालना हो तो बफर कैपेसिटी का क्वेश्चन वगैरह निकालना जब तुम्हें हो तो बफर कैपेसिटी का क्वेश्चन निकालना बड़ा ही आसान है। बफर कैपेसिटी के क्वेश्चन निकालने के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और इस फॉर्मूले को याद कर लो, फिर बफर कैपेसिटी का तुमसे कोई सवाल नहीं रुकेगा। और वो फॉर्मूला है बफर कैपेसिटी का मोल्स ऑफ एसिड या बेस एडेड। बोलो क्या, मोल ऑफ एसिड या बेस एडेड। बोलो क्या, मोल ऑफ एसिड या बेस एडेड अपॉन डेल्टा पीएच, यानी पीएच में कितना बदलाव आया, इनटू वॉल्यूम वी ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बफर कैपेसिटी का मोल ऑफ एसिड या बेस एडेड अपॉन, बताओ क्वेश्चन में लिखा है कितने मोल ऐड किए, बोलो 0.01 मोल ऐड किए। पीएच में कितना बदलाव आया, पीएच चेंजेस टू, तो भैया पीएच बताओ बदलाव कितना आया, फाइनली हो गई 6.832 माइनस 6.745, ये पीएच में बदलाव आया। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले से ही 1 लीटर दिया है, वॉल्यूम 1 ना दिया होता कुछ और भी दिया होता तो जो वैल्यू दी होती बेटा वो वैल्यू यहां पर पुट कर देते। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर बच्चा जो करेक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा 0.115। तो करेक्ट आंसर इज उत्तर संख्या बी। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू भैया, मजा आया होगा, समझ में आया होगा। द प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2 इज ऑब्टेन्ड, ठीक, CaF2 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। बताओ इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे Ca+2 आयन प्लस 2F माइनस आयन, ठीक है, ऐसे तोड़ेंगे भैया, Ca+2 और 2F माइनस आयन में, ठीक। और भैया पूछा है प्रेसिपिटेट कब बनेगा, ठीक, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की बात किसी भी सवाल में करे तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की कंडीशन होती है आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होना। बोलो बोलो क्या, प्रेसिपिटेट बनने के लिए आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होनी चाहिए। बोलो, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो KSP तो दिया है, अब हम आयनिक प्रोडक्ट और निकाल लें। आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आयनिक प्रोडक्ट बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट निकालने का तरीका एकदम सेम होता है, बस फर्क यह होता है दोस्त, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला जाता है सैचुरेशन स्टेट पर और आयनिक प्रोडक्ट निकाला जाता है नॉन सैचुरेशन स्टेट पर। तो आयनिक प्रोडक्ट निकाला जाता है नॉन सैचुरेशन स्टेट पर, बाकी निकालने का तरीका वही होगा, कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 और फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बताओ कितना, 2। कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, ठीक है, और फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितना, 2। अच्छा सुनिए,
देखिए बेटा, अब आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं एक ऑप्शन सॉल्व करके दिखा देता हूं। मान लीजिए बराबर वॉल्यूम मिक्स किया, तो इसका V वॉल्यूम को इसके V वॉल्यूम के साथ मिक्स किया, इसके V वॉल्यूम के साथ मिक्स किया। बोलो भैया कितना वॉल्यूम? V वॉल्यूम और के V वॉल्यूम को आपस में मिक्स किया। बेटा जब दो चीजों के बराबर वॉल्यूम को आपस में मिक्स करते हैं, मतलब वॉल्यूम को डबल करते हैं, तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10 की पावर -2 का आधा यानी हाफ, पावर 1। और फ्लोराइड की कितनी हो गई? 10 की पावर -3 का आधा और इसका स्क्वायर। तो जरा देखो बेटा, ये रहा 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, ये हो गया 10 की पावर -6 अपॉन 2 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो हो गया 1/8 इंटू 10 की पावर -8। अब बताओ 10 की पावर -8, बोलो 10 की पावर -8 आया आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट था 10 की पावर -10। तो बेटा जिस ऑप्शन के लिए हमने सॉल्व किया उसमें आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से बड़ी है, और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से बड़ा हो जाना, मतलब यहां पर तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन विल बी बी फॉर बनारस। बी फॉर बनारस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा भाई। एक बेहद ही खूबसूरत सवाल, शानदार सवाल। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। बेटा ये बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेस और HCN बोले तो वीक एसिड के सॉल्ट की बात चल रही। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड में बेस स्ट्रॉन्ग है तो नेचर कैसा होगा बेटा? बेसिक होगा। नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। बोलो बोलो, नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। तो अगर नेचर बेसिक होगा तो फॉर्मूला लगाएं तो 7 + हाफ, बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? pKa + log C हो जाएगा फॉर्मूला। क्या ये फॉर्मूला होगा? अब मुद्दे की बात यहीं पर आती है कि कुछ लोग इस फॉर्मूले को जानने के बाद भी बेटा सवाल को सही नहीं कर पाते। क्यों नहीं सही कर पाते हैं? आओ जरा देखो, ये रहा 7 + हाफ pKa। बहुत बढ़िया बात आपको बता दूं कि क्वेश्चन में तो दिया है pKb, क्वेश्चन में क्या दिया है? pKb दिया है ना, और आपको निकालना है pKa। तो बेटा क्या तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम में एक रिलेशन पढ़ा है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए pKa + pKb का सम कितना होता है? 14। तो pKa बताओ कितना हो जाएगा? pKa कितना हो जाएगा? 14 - 9.3 हो जाएगा। बोलो ना बेटा, क्या समझ में आया? यानी P के अराउंड आएगा 4.7 के करीब। तो ये हो गया 4.7 प्लस बेस 10 C। लोग समझते हैं C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ना जी ना जी ना, C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट आयन विच इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड। बोलो मेरे साथ, C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट आयन विच इज गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड। C उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसकी हाइड्रोलिसिस होगी, है ना, जिसकी हाइड्रोलिसिस होगी। बेटा अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है C तो 0.5 डायरेक्टली रखना चाहिए यहां पर, लेकिन मैंने बोला C उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो Cn- की कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम निकालो तो 0.5, और चूंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Cn- की कॉन्सेंट्रेशन 1 आएगी। अरे वाह, log 1, क्या बात है सर, 0 हो जाएगा। 7 + 4.70 डिवाइडेड बाई 2। मज़ा आया सर, मज़ा आया। 7 + 2.35 9.35, मज़ा भी आया, आंसर भी आया। बताओ ना कौन सा आंसर आया? C फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। C फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? अच्छा सवाल था, सीखने को मिला होगा। जिनका गलत हो अच्छे से ध्यान दे, है ना। लेट्स मूव आगे। बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी और बेसिसिटी। बफर सॉल्यूशंस की एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट होती है। बताओ इसका क्या कारण होता है कि बफर सॉल्यूशंस की एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट होती है? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं।
चलिए देखो, ये है एक बर्तन, बोलो है बर्तन सफेद रंग का। अब मान लो इस बर्तन में दो चीजें रखी हुई, एक तो CH3COH एसिटिक एसिड, ये टूटता है CH3CO माइनस में, वीक एसिड है, नाम मात्र का टूटता है, नहीं H प्लस नाम मात्र का टूटता है। दूसरा सॉल्ट CH3CO माइनस Na प्लस, ये कैसे टूटता है, ये टूटता है, ये एसिटेट आयन अलग हो गया और Na प्लस अलग। बेटा वीक एसिड, दिस इज कैसा एसिड, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस से बना सॉल्ट, कैसा बफर, हाँ एसिडिक बफर होता है। तो ये तो हो गया एसिडिक बफर। बेटा होता क्या है, अगर हम बाहर से H प्लस मिलाएं, इफ वी एड H प्लस, बोलो ना क्या होता है, अगर हम बाहर से H प्लस मिलाएं तो जितना भी H प्लस हम मिलाते हैं उसको एसिटेट आयन लपक लेता है। एसिटेट आयन, ये आयन बोलो क्या कहलाता है, एसिटेट आयन लपक लेता है, H प्लस के साथ मिलकर वापस से बताओ ना क्या बना देता है, एसिटिक एसिड बना देता है। तो जितना भी H प्लस मिलाया था वो सारा का सारा एसिटेट आयन खा गया, तो बर्तन में H प्लस में कोई खास बदलाव नहीं आया, है ना, इसीलिए तो बेटा pH लगभग कांस्टेंट है। अगर हम क्या करें, इफ वी ऐड OH माइनस, इफ वी ऐड OH माइनस, अगर हम बेस को मिलाते हैं तो किसी भी बेस से बताओ क्या होता है बेटा, OH माइनस होता है, क्या होता है, OH माइनस होता है ना, OH माइनस होता है। बेटा बेस क्या करेगा, एसिटिक एसिड से H प्लस निकाल लेगा, है ना, तो बताओ एसिटेट आयन बनेगा और बाकी पानी बाहर निकल जाएगा। आप जानते हैं पानी तो न्यूट्रल होता है, तो जितना भी OH माइनस डाला हमने वो एसिड खा गया, है ना, बर्तन के H प्लस में कोई बदलाव नहीं आया, इस वजह से pH बताओ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब बताओ आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, आंसर बताओ क्या होना चाहिए। भैया इसका कोई मतलब नहीं, ऑप्शन बी बॉम्बे गलत, बनारस गलत है। लार्ज एक्सेस ऑफ H प्लस OH माइनस कोई मतलब नहीं, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ pH ये भी गलत है। दीज गिव अनआयनाइज्ड एसिड और बेस, अनआयनाइज्ड देखो एसिड और बेस ऑन रिएक्शन व्हेन विद एसिड और एल्कली, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेटा, अच्छा सवाल था, ये आपके नीट का PYQ भी है, मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, तो बहुत बढ़िया। लेट्स मूव आगे और क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री का है। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन का कंबशन कराया जाए तो बेटा इक्वेशन 1 C प्लस O2 गिव्स CO2, इसका डेल्टा H बोलो कितना दिया है, -390 दिया है किलो जूल में, बहुत बढ़िया। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन कराया जाए तो CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, इसका डेल्टा H -278 दिया है। कह रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। इन दोनों गिवन इक्वेशंस की मदद से, ये दोनों इक्वेशंस गिवन हैं, इनकी मदद से हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमारी इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, बताओ का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, यानी C प्लस CO का 1 मोल बनाना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब होता है 1 मोल बनाना, और उसके एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट से, तो C प्लस हाफ O2 गिव्स CO के बारे में आपको निकालना है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें, आप कुछ ना करें, जो इक्वेशन 1 है उसमें से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें, इक्वेशन 1 -2 कर दें बेटा, 1 -2 कर दें, 1 O2 माइनस हाफ O2, बताओ कितना बचा दोस्त, ये बचा प्लस का हाफ O2, CO2 माइनस CO2 कैंसिल हो गया, माइनस का CO राइट साइड भेजे, प्लस का CO बचा, और ये कार्बन एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड है
उसको निकालने के लिए हमें 1 माइनस 2 करना पड़ेगा। तो बेटा इंथैल्पी में भी तो यही हो जाएगा, है ना। तो बताओ, यानी पहले वाले का डेल्टा एच माइनस 390, फॉर्मूले का माइनस, फिर से दूसरे का डेल्टा एच माइनस कर दो माइनस 278, तो बन गया माइनस 390 और बताओ कितना, प्लस का 278, है ना। बताओ ये आंसर कितना बन रहा होगा, माइनस का करीब 112 आ रहा होगा, माइनस का 112। सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। हेस लॉ पर बेस्ड सवाल था बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं बेटा, हर उस तरह के क्वेश्चन कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो आपके नीट एग्जाम में आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ इस चैनल पर बच्चों। बढ़िया सवाल, एकदम पौवा टाइप सवाल। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर फॉर्मेशन ऑफ NH3, N2 और H2 मिलकर, बेटा अगर हम बैलेंस इक्वेशन लिखें तो N2 और H2 मिलकर कुछ इस प्रकार से क्या अमोनिया बनाते हैं भैया, बनाते हैं, बताओ बनाते हैं ना, इस प्रकार से अमोनिया बनाते हैं। बताओ इसका डेल्टा Ng कितना हुआ, बोलो बोलो। प्रोडक्ट के साइड के गैस वाले मोल 2, रिएक्टेंट के साइड के गैस वाले मोल 4, डेल्टा Ng कितना हुआ -2 हुआ ना। अब बता दो बच्चा, बता दो बच्चा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। याद आया क्या, डेल्टा U को उधर भेज दें दोस्त, तो बताओ कितना हुआ, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Ng माइनस 2 RT माइनस 2 RT। ऑप्शन संख्या डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो लेट्स मूव आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस। बच्चों आज ऑफलाइन कानपुर में जब मैं डिस्कस कर रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने यहां नॉट को नहीं देखा। बेटा नॉट ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखना कि नॉट इनकरेक्ट नॉट करेक्ट, ठीक है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये गलती नहीं करनी भैया। यानी कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, तो बोलो ना, सीधे सीधे पूछ रहा है कि कौन पाथ फंक्शन है। अरे बता दो यार, क्या यही तो पूछ रहा है कि कौन पाथ फंक्शन है। देखो Q प्लस W, बेटा ये होता है डेल्टा U के बराबर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और ये दिया है गिब्स फ्री एनर्जी G बराबर होता है H माइनस TS। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हीट वर्क और हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब स्टेट फंक्शन है। तो हीट और वर्क पाथ फंक्शन है, यहां पे हीट और वर्क बेटा क्या है, पाथ फंक्शन है। यानी इनकी वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट कौन से पाथ से होते हुए जा रहा है। अगर ये पाथ फंक्शन है तो बेटा फर्स्ट और सेकंड पाथ फंक्शन है, फर्स्ट और नहीं सेकंड और थर्ड पाथ फंक्शन है, सेकंड और थर्ड पाथ फंक्शन है। आंसर हो जाएगा बेटा आपका, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, बहुत बढ़िया सवाल। बेटा देखो, जब बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया हो किसी थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए और डेल्टा H निकालना हो, बोलो क्या निकालना हो, डेल्टा H, तो डेल्टा H निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट साइड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट साइड। आइए, ये इक्वेशन दी है जिसमें सभी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दी है और उसका डेल्टा H यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। आइए निकालिए बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहले देखिए बॉन्ड एनर्जी को, चलो ऐसे डिनोट कर देते हैं एप्सिलॉन से। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1 है, लेफ्ट साइड 4 कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड है, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड प्लस 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस 6 इंटू
बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। कुछ नहीं बचा बेटा, यही कंसेप्ट था, खाली वैल्यू चिपकानी बची है। वैल्यू में तो तुम चिपकाने में बहुत माहिर हो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वैल्यू कितनी हुई, मैं डेसिमल वाली वैल्यूज को भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूं। 606 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये वैल्यू हुई 410 माइनस, बताओ ना, माइनस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की कितनी हुई 336 प्लस 6 इंटू कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितनी हुई, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की फिर से कितनी हुई 410 हुई। जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो बेटा वैल्यू को सॉल्व करने पर आपके पास डेल्टा एच की पूरी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे आएगा माइनस 120 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यानी ऑप्शन संख्या डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बेटा क्या आपको ये तरीका समझ में आया, मजा आया, कॉन्फिडेंस आया, विश्वास आया, है ना? ठीक है, आपको लगा कि आप सवाल कर सकते हैं तो जरूर बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान सवाल है। इस तरह का सवाल कई बार आ चुका है नीट में, 2 बार तो दिखता है आंसर में, आप देखिएगा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। बेटा जैसे ही उसने फ्री एक्सपेंशन बोला, फ्री एक्सपेंशन या वैक्यूम में वर्क डन बताओ कितना होता, 0। एडियाबैटिक कंडीशन मतलब हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा तो 0। अच्छा, आपको मालूम है डेल्टा यू बराबर होता है बेटा क्यू प्लस डब्ल्यू। बताओ ये कौन सा लॉ है, ये लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT कहते हैं इसे। ठीक, तो भैया आओ जरा देखो ना क्या हुआ, Q की वैल्यू 0, W भी 0, तो डेल्टा U भी बताओ कितना हो गया 0। और बेटा इंटरनल एनर्जी अगर कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हुई तो कांस्टेंट है, और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आया, यानी डेल्टा T की वैल्यू भी बताओ कितना है 0। तो Q भी 0, एडियाबैटिक प्रोसेस होने की वजह से, वर्क भी 0, फ्री एक्सपेंशन होने की वजह से, और डेल्टा T भी 0, ऐसा बताया हमें FLOT ने। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 16 विल बी डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17, a gas expands under a constant external pressure। निकालना क्या है, डेल्टा यू निकालना भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, मुस्कुराइए, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। आओ आओ जरा देखें। ठीक, क्यू की वैल्यू बताओ कितनी दी है, 400 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है। जो हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है उसको प्लस में रखते हैं। अ गैस एक्सपेंड्स, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव आता है, याद रखना। बोलो वर्क डायरेक्ट कहीं दिया नहीं है तो फॉर्मूला लगेगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, लगाओ माइनस पी एक्सटर्नल क्वेश्चन में दिया 2 ATM, वॉल्यूम में चेंज डायरेक्ट दिया है, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं, वॉल्यूम में बढ़ोतरी दी है 3.4 लीटर की, तो ये रहा 3.4 लीटर। अबे ATM लीटर, ये हो गया माइनस 6.8 ATM लीटर। बेटा इसको जूल बदलने के लिए ATM लीटर को करना पड़ता है 101.3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया इतने जूल। ठीक, अब मतलब माइनस 688 कुछ आएगा, अराउंड माइनस 688 वगैरह आएगा, तो प्लस वर्क डन आ गया अराउंड माइनस 688। तो मोटा मोटा मैं एग्जैक्ट सॉल्व नहीं किया है, तो 400 माइनस 688 माइनस 288 के करीब आ गया, बताओ हमारा डेल्टा यू। तो करेक्ट आंसर विल बी बी फॉर बनारस। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, एट व्हाट टेम्परेचर विल द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। बच्चों आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कंडीशन लगाते हैं हम लोग कि किसी भी रिएक्शन या किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, यानी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या आना चाहिए बेटा, लेस देन 0। और आप सब जानते हैं डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका होता है, डेल्टा जी की जगह अपन पुट कर सकते हैं
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0। ठीक है, अब आइए जरा वैल्यूज पुट करिए। डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, -20 किलो जूल, जूल में बदलिए तो -20 इंटू 10⁻³ माइनस टी, तो ये तो हमें निकालना ही है। और डेल्टा एस तो भैया डेल्टा एस भी दिया हुआ है -50 और दिस वैल्यू इज ओवरऑल लेस देन 0। तो बेटा बताओ ये क्या हुआ, -20 इंटू 10⁻³ माइनस माइनस बन गया प्लस और ये हो गया 50t लेस देन, बताओ क्या बेटा 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लेस देन 0। अब जरा बेटा यहां से वैल्यू निकालें तो बेटा क्या हो जाएगा, 50t को इधर ही रखें और इस पूरे टर्म को राइट साइड ले जाएं। तो बेटा राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो गया, ये हो गया प्लस में 20 इंटू 10⁻³ है ना, यानी 20 इंटू 1000 बोले तो 20,000। तो टी की वैल्यू आ गई, टी लेस देन होना चाहिए, बताओ कितना, 20,000/50। 0 से 0 कैंसिल और ये 4 बार में गया, तो मतलब टी लेस देन बताओ कितना आ गया, 400। तो बेटा ये कंडीशन तो आई है स्पॉन्टेनियस होने के लिए, यानी अगर टेम्परेचर रिएक्शन का 400 से कम होगा, 400 केल्विन से कम होगा बेटा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। हमसे पूछा गया है कहां पर स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, तो अगर 400 से कम पे स्पॉन्टेनियस होगी और टेम्परेचर 400 से ज्यादा पर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, इसका मतलब ये है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बन गया ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी इज द करेक्ट आंसर। सो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गिवन रिएक्शन। बेटा एक काम जरा सुनो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गिवन रिएक्शन। तो बेटा इसका 1 मोल दिया है, मोल इंटू एन फैक्टर इक्विवेलेंट देता है, तो इक्विवेलेंट मोल कितना दिया है 1, एन फैक्टर दिया 2, इक्विवेलेंट हो गए इसके 2। इसका 2 मोल है, इसका एन फैक्टर 1 है, इसके भी इक्विवेलेंट हो गए 2। ठीक, तो बेटा जब दो इक्विवेलेंट से रिएक्शन करता है तो y किलो कैलोरी हीट रिलीज होती, इसको -y लिखो। तो बेटा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है जब एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्ट करता है, तो 2 करने पे इतना रिलीज होती है। तो जब एक इक्विवेलेंट 8 से करेगा तो जो हीट रिलीज होगी बेटा -y/2 होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन संख्या डी। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक बढ़िया सवाल बेटा, फिर से ये हेस लॉ पर बेस्ड सवाल। इसमें 3 इक्वेशनें दी गई थी जिसकी मदद से आपको चौथी इक्वेशन का डेल्टा एच निकालना था। देखो आप एक काम करो बेटा, यहां पे कहीं दिख नहीं रहा है तो ए कैंसिल हो गया होगा, तो इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया बताओ कितना, a गिव्स 2b। तो इसके डेल्टा एच में भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300। और फिर अगला काम ये करो, इक्वेशन 2 को एज इट इज रखो, ठीक। और एक काम और करो कि इससे अब घटा दो इक्वेशन 3 को, अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें बनानी है तो। इक्वेशन 3 को इससे घटाओगे तो ये हो जाएगा -e - a और ये हो जाएगा 2d माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस माइनस। आओ जरा देखो, a से a कैंसिल, ठीक, तो ये हो गया, यहां पर आएगा b प्लस डी, आप ऐड करके देखो e + 2c ही बचेगा भाई, -e को उधर ले जाओगे तो अब जरा देखो, यानी पहले वाले के डेल्टा एच में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 300, दूसरे वाले का डेल्टा एच एज इट इज, और तीसरे वाले के डेल्टा एच को माइनस कर दो तो -350, तो -475 और प्लस का 300 मतलब -175 किलो जूल पर मोल इज द आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन संख्या सी। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और आज का डिस्कशन भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू, जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, और जो भी हेल्प और सपोर्ट चाहिए हो हमारी टीम से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ये भी ड्रॉप करें कि आपको सेशन कैसा लगा। दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइट कम